हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। आज हम 3.3 बाल भारती इंग्लिश जो है वो लेसन देखेंगे, अ क्रो इन द हाउस। सो बिफोर स्टार्टिंग इट अगेन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शिवानुजा नाम से यह चैनल है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं, अ क्रो इन द हाउस। तो ये एक स्टोरी है जो ऑथर ने एक क्रो के बारे में बताई है। यह क्रो जो है उनके घर में आ जाता है और किस तरह से पहली बार जब वो इंज्योर होता है तो ऑथर किस तरह से उसकी सेवा करके उससे ठीक करता है, लेकिन बाद में यह क्रो उनके लिए एक ऐसा सिरदर्द बन जाता है, वो इस लेसन में बताया गया है। चलिए हम लेसन देखते हैं। द यंग क्रो हैड फॉलन फ्रॉम इट्स नेस्ट एंड वॉज फ्लटरिंग अबाउट ऑन द रोड in danger of being crushed by a cart or a tonga or seized by a cat when I picked it up and brought it home. एक यंग क्रो, एक छोटा सा जो क्रो है, वह एक बार अपने नेस्ट में से गिर जाता है और उड़ते हुए, जिस तरह से उड़ना जैसे वह सीख रहा था ऐसे टाइम में ही वह गिर जाता है, और उसके बाद वह ऐसे डेंजर में फंस जाता है जहाँ पर कोई भी उसे, या तो वह गाड़ी के नीचे आ सकता है, टोंगा के नीचे आ सकता है, या फिर कोई कैट उसे उठाकर ले जा सकती है। सो ऑथर ऐसे जब उसे संकट में देखता है या फिर देखता है कि अरे यह क्रो बहुत घायल जैसा हो चुका है, तो वो उसे घर पर लेकर आता है, ब्रॉट इट होम। इट वॉज इन अ सॉरी कंडीशन, बहुत ऐसे दुखी अवस्था में वह दिखाई देता है। बीक गैपिंग एंड हेड ड्रॉपिंग, ऐसा मुंह उसका बीक जैसी खुली हुई रहती है और सिर एक तरफ से लुढ़क गया होता है, ड्रॉपिंग यानी एक तरफ लुढ़क गया होता है। एंड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू लीव, और ऑथर बोलता है कि हमें नहीं लग रहा था कि अब वह जीवित रहेगा। बट ग्रैंडफादर एंड आई डिड आवर बेस्ट टू ब्रिंग इट राउंड, लेकिन ग्रैंडफादर और मैंने उसको बहुत अच्छे से लेकर आए और उसकी क्या किया, बेस्ट टू ब्रिंग इट राउंड, उसको वापस अच्छी तरह से ठीक करने में हमने बहुत मेहनत ली, अच्छा उन्होंने अच्छी तरह से उसकी देखभाल की। तो यह ऑथर बता रहा है। वी फेड इट बाय प्राइजिंग इट्स बीक gently open with a pencil, pushing in a little bread and milk and then removing the pencil to allow it to swallow. अब वो बीक तो खोल नहीं पा रहा था, तो ये ऑथर बताता है कि हम उसकी जो बीक रहती थी उसको धीरे से खोलते थे पेंसिल वगैरह से, और फिर उसमें धीरे से ब्रेड और मिल्क उसमें ढकेलते थे उसके मुंह में, और फिर उसके बाद वो पेंसिल हटा लेते थे जिससे कि वो उसे उस खाने को सॉलो कर सके। We varied this diet with occasional doses of grandmother's homemade plum wine. तो उन्होंने उसको चेंज भी किया, उसकी डाइट को चेंज किया। कभी कभी वो चेंज करते थे, ओकेजनली मतलब कभी कभी क्या करते थे कि ग्रैंडमदर घर में ही प्लम वाइन बनाती थी, तो उससे वह देते थे बीच बीच में। एंड एज अ रिजल्ट द यंग क्रो वॉज सून ऑन द रोड टू रिकवरी, और इस तरह धीरे धीरे वह जो क्रो था धीरे धीरे रिकवरी की तरफ बढ़ने लगा। He was offered his freedom, but he did not take it. उसको फ्रीडम दिया गया कि वह चले जाए, जहाँ जाना चाहता है वापस अपने जहाँ से वह आया है, या जहाँ भी जंगल में या फिर बाहर कहाँ भी जाना चाहे वो जा सकता है। Instead he made himself at home in the house, लेकिन उसने अपना ही घर और ऑथर के घर में बना लिया। Grandmother, Aunt Mabel and even some of the grandfather's पेट्स ऑब्जेक्टेड। अब देखिए उस घर में कौन कौन रहता था, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, आंट मेबल थे, तो और ग्रैंडफादर के कुछ पेट्स भी थे, उनको सबको ऑब्जेक्शन था, किसी को पसंद नहीं था कि क्रो उस घर में रहे। बट देयर वॉज नो वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द बर्ड, लेकिन उस बर्ड से, उस पक्षी से या उस क्रो से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता ही नहीं था। ही टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाउस, इवन वह वहाँ पर इस तरह से रहने लगा जैसे वही उसका घर हो और वही उसे चला रहा हो। We were not sure that he was male, but we called him Caesar. अब उन्हें पता नहीं था कि वह मेल क्रो है या नहीं है, फिर भी उन्होंने उसका नाम क्या रखा, सीजर। Before long, Caesar was joining us at meal times. बहुत समय तक सीज़र क्या करता था, उनको मील टाइम के समय बिल्कुल आकर वहाँ बैठ जाता था। बिसाइड्स फाइंडिंग हिज ओन ग्रब्स और बीटल्स इन द गार्डन, मतलब वो क्या करता था, गार्डन में से बीटल्स ग्रब्स तो लेता ही था, लेकिन उसके अलावा भी वो क्या करता था, उन लोगों के साथ यहाँ पर आकर बैठ जाता था खाने के समय। ही डांस्ड अबाउट
on the dining table and gave us no peace until he had been given his small bowl of meat and soup and vegetables. और वो इस तरह से वहाँ पर उछलता कूदता था मानो वो डांस कर रहा हो, यानी सबको डिस्टर्ब करता था डाइनिंग टेबल पे, और तब तक शांत नहीं बैठता था जब तक कि उससे एक छोटे कटोरा भर के मीट और वेजिटेबल का सूप न दिया जाए. ही वॉज ऑलवेज रेस्टलेस, और हमेशा घूमता, रेस्टलेस रहता था मतलब बेचैन रहता था, बिल्कुल आराम नहीं करना, इधर घूम उधर घूम, फिडजेटिंग अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग थिंग्स, और सब चीज़ें इधर उधर इन्वेस्टिगेट करता रहता था. ही वुड होप across a table to empty a matchbox of its content, or rip the daily paper to shred, or overturn a vase of flowers, or tug at the tail of one of the dogs. वो इतनी शरारत करता था कि क्या करता था कि टेबल पे ज़ोर ज़ोर से कूदना, फिर मैच बॉक्स दिखी तो सब उसे खाली कर देना, फिर पेपर जो रहेगा उसे टुकड़े टुकड़े कर देना, और जो फ्लावर वास होता था कभी कभी उसे गिरा देता था, या फिर किसी भी डॉग की टेल को खींचना. तो इस तरह के काम वो इस तरह की शरारतें करता रहता था. दैट क्रो विल बी रूइन ऑफ अस, सब की नाक में उसने दम कर रखा था. ग्रम्बल्ड grandmother picking marigolds off the carpet. Can't you keep him in a cage? एक ग्रैंडमदर बहुत चिल्लाती थी, मतलब चिढ़ जाती थी और बोलती थी कि बाबा रे कभी इससे हम पिंजरे में नहीं बंद कर सकते क्या, इसको पिंजरे में नहीं रख सकते क्या. We did try keeping Caesar in cage, but he was so angry and objected with such furious cawing and flapping that it was better for our nerves and peace of mind to give him the run of the house. उन्होंने ऑथर ने क्या किया कि उसे पिंजरे में भी बंद किया, लेकिन वह इतना गुस्सा हुआ कि उसने और ज़ोर ज़ोर से गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया, इधर उधर फड़फड़ाना शुरू कर दिया पिंजरे में. तो सब इतने परेशान हो गए कि इससे उन्हें लगा कि उसे उसमें से निकाल दिया जाए. He did not show any inclination to join the other crows in the banyan tree. वो उसने कभी अपनी इच्छा भी नहीं दिखाई कि जो अदर क्रोज आते थे बनियान ट्री पर, वहाँ पर बनियान ट्री थी उनके गार्डन में, तो इवन वहाँ पर जितने क्रोज आते थे वो कभी उनको ज्वाइन नहीं करता था, कभी उनके साथ नहीं जाता था. Grandfather said this was because he was really a jungle crow, a raven of sorts, and probably felt a little contemptuous of very ordinary carrion crows. तो ग्रैंडफादर क्या कहते थे कि बिकॉज ही वॉज रियली अ जंगल क्रो, कि यह एक जंगल क्रो है और जो उसे बिल्कुल मतलब उसे आदत हो गई है अब घर में रहने की, तो वह इधर जो अलग जो क्रोज है ना उस तरह के लोगों में वह जाना नहीं चाह रहा है. बट इट सीम टू मी दैट सीजर हैविंग ग्रोन यूज टू लिविंग विथ ह्यूमन्स ऑन इक्वल टर्म्स हैड बिकम स्नॉबिश एंड डिड नॉट विश टू मिक्स विथ हिज ओन काइंड. तो वह ह्यूमन जैसे ऑथर सोच रहा था कि वह ह्यूमन्स के बीच में रह रहा है और उसे आदत पड़ गई है, तो वह क्या कर रहा है अभी कि वह बिल्कुल उन लोगों के जो उस तरह के लोग हैं उसी की जाति के जो जैसे क्रोज वगैरह हैं उनके बीच में जाना उसे वह पसंद नहीं कर रहा है. So he would even squabble and Harold the hornbill. Perching on top of Harold's cage, he would pick at the big bird's feet, whereupon Harold would swear and scold and try to catch Caesar through the bars. So वो क्या क्या करता था कि ही वुड इवन स्क्वेबल विथ हैरोल्ड द हॉर्नबिल, उधर हॉर्नबिल भी था, और वो क्या करता था पर्चिंग ऑन द टॉप ऑफ हैरोल्ड्स केज, उसके ऊपर जो पिंजरा था जो हॉर्नबिल का नाम था हैरोल्ड, तो उसके केज के ऊपर पिंजरे के ऊपर भी मंडराता रहता था. ही वुड पेक एट द बर्ड्स फीट, बिग बर्ड्स फीट, whereupon Harold would swear and scold and try to catch Caesar through the bars. और कभी कभी तो वो हैरोल्ड क्या करता था उसको एकदम गुर्राता हुआ दिखता था और वो पकड़ना चाहता था सीजर को. In time Caesar learned to talk a little as ravens sometimes do in a cracked throaty voice. He would sit for hours outside the window, banging on the glass with his beak and calling hello hello. अब सीजर क्या कर रहा था कि कुछ धीरे धीरे जैसे सीख रहा था बोलना जिस तरह से,
तो वो कभी कभी एकदम आवाज़ निकालता था। ही वुड सिट फॉर आवर्स आउटसाइड द विंडो, बहुत घंटे वह विंडो के बाहर बैठता था। बैंगिंग ऑन द ग्लास, और जो ग्लास है, कांच है विंडो का, उस पर अपनी बीक को बार बार टच कर करके ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता था, हेलो हेलो, जैसे वह कर रहा हो। ही सीम टू रिकॉग्नाइज द क्लिक ऑफ द गेट, और उससे गेट का जो आवाज़ था वो भी पहचान में आता था। व्हेन आई केम होम फ्रॉम स्कूल, जब ये ऑथर स्कूल से घर आता था, एंड वुड कम टू द डोर विद द होप स्किप एंड जंप सेइंग हेलो हेलो, तो वो क्या करता था, जैसे ये ऑथर स्कूल से आया वैसे ही वो क्या करता था, ऐसा दिखाता था जैसे वो होप कर रहा है, स्किप कर रहा है, जंप करते हुए जैसे हेलो हेलो बोलते हुए आ रहा है। आई हैड ऑल्सो टॉट हिम टू सिट ऑन माई आर्म एंड से किस किस, और इसने ऑथर ने उसे यह भी सिखाया था जैसे कि वह आकर उसके आर्म्स पर बैठ जाता था और किस किस इस तरह से वह बोलता था। तो व्हाइल ही प्लेस्ड हिज हेड जेंटली अगेंस्ट माई माउथ, तो वो अपना हेड जो है धीरे से उसके माउथ के पास लेकर जाता था ऑथर के। ऑन वन ऑफ आंट मेबल्स विजिट्स सीजर अलाइटेड ऑन हर आर्म एंड क्रैकल्ड किस किस। आंट मेबल वॉज डिलाइटेड एंड possibly flattered and leaned forward for a kiss. But Caesar's attention shifted to my aunt's gleaming spectacles and thrashing at them with his beak. He knocked them off. Aunt Mabel never was a success with the pets. So जब Aunt Mabel ने विज़िट किया, मतलब वो थी वहाँ पे आई थी, तो सीज़र ने क्या किया कि उसके आर्म पर बैठा और किस किस इस तरह से करने लगा। जब आंट मेबल बहुत खुश हुई और उसने क्या किया कि वह उड़कर बैठा ज़रूर, लेकिन उसने जैसे ही आगे वह लीन हुई, आगे झुकी, जैसे ही उन्हें लगा कि यह जो क्रो है उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से मतलब ट्रीट करेगा या देखेगा, लेकिन उसने क्या किया, आंट के जो स्पेक्टिकल्स चमक रहे थे उनके ऊपर वह अपनी बीक से चोंच से नॉक करने लगा। तो आंट मेबल जो थी उन्हें मतलब गुस्सा आया। Pet or pests? Grandmother insisted that Caesar was a pest in spite of his engaging habits. अब उसकी जो हैबिट्स थी सीज़र की वो बहुत ख़राब थी, ऐसा लगता था वो पैट है या पेस्ट है। So if he had restricted his activities to our own house, it would not have been so bad. But he took to visiting neighboring houses and stealing pens and pencils, hair ribbons, combs, keys, shuttlecocks, टूथब्रशेस एंड फॉल्स टीथ। वह इवन घर में जो कुछ करता था, लेकिन वो क्या करने लगा फिर कि आसपास के नेबरहुड जो थे उनके घरों में भी वह जाने लगा और वहाँ से पेन है, पेंसिल है, हेयर रिबन, कोम है, शटलकॉक, टूथब्रश, कीज, फॉल्स टीथ जो थे वह सब वहाँ से उठा कर लाने लगा। ही वॉज स्पेशली फॉन्ड ऑफ टूथब्रशेस, उसे टूथब्रशेस बहुत अच्छे लगते थे। एंड मेड अ कलेक्शन ऑफ देम ऑन टॉप ऑफ द कबर्ड इन माई रूम, और उसने ऑथर का जो रूम था उसके ऊपर, कबर्ड के ऊपर में अपना यह सब कलेक्शन बना कर रखा था। मोस्ट ऑफ द नेबर्स वर रिप्रेजेंटेड इन आवर हाउस बाय अ टूथब्रश। इस तरह से ऑथर को ऐसा लगता था जैसे बहुत सारे नेबर्स अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन टूथब्रश के थ्रू। टूथब्रश सेल्स वेंट अप दैट ईयर, ऐसा लग रहा था जैसे कि टूथब्रश सेल लगा हुआ हो। सो डिड ग्रैंड मदर्स ब्लड प्रेशर, और इसकी वजह से ग्रैंड मदर का ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। सीजर स्पाइड ऑन चिल्ड्रन गोइंग इनटू द बनियास शॉप। अब सीजर हमेशा नज़र रखता था बच्चों पे जो कि बनिया मतलब बनिया शॉप यानी ग्रोसरी शॉप पे जाते थे। एंड ऑफन मैनेज टू स्नैच स्वीट्स फ्रॉम दैम, और वो बच्चे जो भी कुछ खरीदते थे सच एज स्वीट्स वगैरह जो भी खरीदते होंगे तो वो उनसे स्नैच करता था, उनसे छीन लेता था। एज दे केम आउट, जैसे ही वो दुकान में से बाहर आते थे उनसे वो चीज़ें छीन लेता था। क्लोथ्स, बैग्स फैसिनेटेड हिम, और क्लोथ्स की जो पेन होती है ना जो हम लगाते हैं कपड़े उड़े ना उसके लिए, तो उन पेन्स को भी वो बहुत पसंद करता था। तो नेबर्स वुड रिटर्न फ्रॉम द बाज़ार टू फाइंड देयर वॉशिंग लाइंग इन द मड, और इस तरह से वो पैक्स जो क्लोथ्स पैक्स थे वो उठाकर ले आता था। तो जब नेबर्स बाज़ार वगैरह से या बाहर से कहीं से आते थे तो वो देखते थे कि उनके जो भी कपड़े हैं, गीले कपड़े सब कीचड़ में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये पेन्स तो सीजर ले आया था। एंड नो साइन ऑफ द पेग्स, और वहाँ पर उनको कोई पेग्स दिखाई नहीं देते थे। These two found their way to the top of my cupboard, और ये सब भी वो कहाँ पर मिलते थे?
ऑथर के कबर्ड के टॉप पर. It was Caesar's gardening activities that finally led to disaster. He was helping himself to our neighbor's beans when a stick was flung at him, ब्रेकिंग हिज लेग. अब इसी तरह से सीज़र की जो थी एक्टिविटीज़ वो बहुत बढ़ती जा रही थी और उसके ही लिए वो डिज़ास्टर बन गई. किस तरह से कि एक बार एक स्टिक एकदम उसके सडनली उसके ऊपर आकर गिर गई लेग पर. आई कैरीड द अनफॉर्चुनेट बर्ड होम एंड ग्रैंडफादर एंड आई वॉश द एंड बैंडेज्ड हिज लेग एज बेस्ट वी कुड. अब ये लोगों ने देखा कि अरे वो तो स्टिक की वजह से उसका लेग क्या है टूट गया है. तो ऑथर ने फिर से उसे घर पे लाया और क्योंकि वो अनफॉर्चुनेट बर्ड ही था क्योंकि खुद से उसने वो उस आपत्ति को बुलाया था और फिर उसके ग्रैंडफादर ने और उसने उसका जो भी इंजर्ड पार्ट था उसे वॉश किया, बैंडेज किया उसके लेग को. जितना वो कर सकते थे उतना अच्छा उन्होंने किया. बट इट वुड नॉट मैन, लेकिन वो पैर उसका ठीक नहीं हुआ. सीज़र हंग हिज हेड एंड नो लॉन्गर टॉक्ड. अब सीज़र की जो हेड थी फिर से एक तरफ से हंग हो गई थी, लटक गई थी. एंड नो लॉन्गर टॉक, अब वो कुछ भी नहीं बोलता था. ही ग्रीव वीकर डे बाय डे. धीरे धीरे वह बहुत कमज़ोर होता गया. रिफ्यूजिंग टू ईट, और खाना भी अब उसने बंद कर दिया. एन ओकेजनल सिप ऑफ ग्रैंड मदर्स होम मेड वाइन वॉज ऑल दैट केप्ट हिम गोइंग. अब सिर्फ ओकेजनल सिप जो ग्रैंड मदर की होम मेड वाइन प्रति थी वो उस थोड़ा बहुत कुछ लेता था. वन मॉर्निंग आई फाउंड हिम डेड ऑन द सोफ़ा. और एक दिन ऑथर ने देखा कि वह सोफ़ा पे मतलब मर चुका है. हिज लेग स्टिफ इन द एयर. उसके जो पैर थे वह हवा में इस तरह से जैसे झूल रहे थे. पुअर सीज़र, हिज एंटी सोशल हैबिट्स हैड लेड टू हिज अर्ली एंड. और उसकी जो एंटी सोशल हैबिट्स थी उसी की वजह से उसका जो है बहुत जल्दी से एंड हुआ. आई डग अ शैलो ग्रेव इन द गार्डन एंड बरीड हिम देयर. उसने ऑथर ने एक छोटा सा गड्ढा वहाँ पे गार्डन में खोदा और उसमें उसको बरी कर दिया. Along with all the toothbrushes and clothes picks he had taken so much trouble to collect. और उसके साथ ही उसने सारे टूथब्रशेस जो उस क्रो ने कलेक्ट किए थे और जो क्लोथ्स पैक्स थे वह भी उसी के साथ में उसने उस गड्ढे में जो थे डाल दिए. सो ये बहुत सुंदर स्टोरी है. यह रस्किन बॉन्ड इनकी है फ्रॉम ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, यहाँ से ली गई है. तो ये आपकी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हुई. इंग्लिश वर्कशॉप पे और ये क्वेश्चन आंसर्स हैं यह मैं अभी आपको दूंगी. इसके साथ ही देखिए लैंग्वेज स्टडी है, इसमें कॉम्प्लीमेंट है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो रहते हैं इट इज़ अ वर्ड और अ फ्रेज यूज्ड आफ्टर अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट. तो यह वर्ड या फ्रेज रहते हैं जो वर्ब के बाद आते हैं जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं. द अंडरलाइन वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स. तो जैसे आई एम हंग्री, माई सिस्टर बिकेम अ टीचर. सो द वर्ड हंग्री एंड द फ्रेज अ टीचर डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. तो ये हमें सब्जेक्ट बताते हैं वर्ब के. Therefore they are subject complements. और object complement क्या है? They comes after the object of a verb and gives us information about the object. The underlined words and phrases in the following sentences are object complement. यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी दिया गया है. द क्लास मेड हर द मॉनिटर. द टीचर फाउंड माई आंसर करेक्ट. सो द फ्रेज द मॉनिटर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट हर. हर जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है द मॉनिटर. और द वर्ड करेक्ट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट माई आंसर. ऑब्जेक्ट माई आंसर के लिए हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है करेक्ट. सो ये आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख सकते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, बाल भारती इंग्लिश 3.3 जो लेसन है अ क्रो इन द हाउस, उसके क्वेश्चन आंसर्स. इसमें मीनिंग्स देखिए. फर्स्ट है ग्रब्स मीन्स कैटरपिलर्स, लावा ऑफ इंसेक्ट्स. सेकेंड है श्रेड्स, बिट्स एंड पीसेस. थर्ड है फ्लैपिंग, मूविंग द विंग्स अप एंड डाउन वायलेंटली. फोर्थ है इंक्लिनेशन, विश और डिज़ायर. फिफ्थ है कंटेम्प्टस मीन्स एक्सप्रेसिंग डीप हैट्रेड और डिसअप्रूवल. सिक्स्थ है रेवन, अ लार्ज क्रो विथ मेनली ब्लैक feathers. सेवेंथ है कैरी ऑन crows feeding on dead or decayed flesh. Eighth है squabble means a noisy quarrel about a small matter.
Ninth, they crackled, made a rough noise, and 10th, they gaping wide open. Now question answers. First question is that what dangers were likely to befall the young crow? Answer, the young crow was in danger of being crushed by a cart or a tanga or seized by a cat. Second, who were the other members of Arthur's family living in the same house? Answer, the other members of Arthur's family living in the same house were his grandfather, his grandmother, and Aunt Mabel. Next, did the author's grandfather like animals? How did we know that? Give 2 examples from page 64 of the textbook to support your answer. Answer, yes. The author's grandfather liked animals. This is apparent from the fact that he helped the author to restore the crow to life. Grandfather had lots of pets in the house. This shows that he liked animals. Next, what is implied that he took over the administration of the house? Answer, he took over the administration of the house means that he did whatever he wanted to and made new rules in the house. The others accepted his behavior. Next, guess how Caesar learned to say hello, hello. Next answer, Caesar had been taught by the author to say hello, hello. Next, what is meant by Aunt Mabel never was a success with pets? Can you think of the reason why it was so? Answer, Aunt Mabel never was a success with pets means that pets did not like Aunt Mabel. This was because she also not liked them. Next, what is implied in the following sentence? Most of the neighbors were represented in our house by a toothbrush. Answer, this means Caesar had stolen toothbrushes from the house of most of the neighbors and made a collection of them on top of the cupboard in the author's room. Fourth, what actions of author shows that he loved Caesar? The author taught him to sit on his arm and say kiss, kiss. When Caesar broke his leg, the author carried him home and looked after him with love and care. When he died, the author buried him in a grave along with all the toothbrushes and clothes picks. He had taken so much trouble to collect all this show that the author loved Caesar. Now here is the English workshop. Find antonyms for the following from the story. First, motionless, opposite restless, captivity, freedom, frequent, occasional, dull, gleaming, gentle, fierce, cooperated, objected, deep, shallow, humble, snobbish. Find out synonyms. Answer, disapproved, the meaning is objected. Achievement, success, bits, pieces, shreds. Attracted, fascinated, nuisance, pest, mishap, disaster, controlled, restricted, rebuke, scold. So these are your question answers.